नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित गद्य अनाथ लड़की का सारांश सुनाने वाली हूँ। गद्य में आने वाले प्रमुख पात्र ऐसे हैं: सेठ पुरुषोत्तम दास, सेठानी कौशल्या देवी, बच्ची रोहिणी, माँ रुक्मिणी, सेठ जी का पुत्र नरोत्तम दास। इसके अलावा कुछ गौण पात्र भी है। प्रस्तुत कहानी एक सामाजिक कहानी है। रोहिणी एक छोटी सी बच्ची है जिसकी पिता का मृत्यु होने के बाद माँ सिलाई का काम करके जीवन यापन करती है। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की पाठशाला का मुयामना करने के बाद बाहर निकलते हैं तो वह एक छोटी सी बच्ची से मिलते हैं। बच्ची का नाम रोहिणी है। बच्ची भी बहुत प्यार से सेठ जी से बात करने लगती है। मदरसे के अफसर द्वारा पता चलता है कि रोहिणी के पिता की मृत्यु होकर 1 साल होने लगा, पर गरीबीपन के कारण गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। सेठ जी स्वभाव से ही अच्छे थे। बच्चे को गोद में उठाकर उसे उसके घर छोड़ने अपने गाड़ी में बिठा लेते हैं। बच्चे की इच्छा होती है कि सेठ जी उसके पिता बने। वह उसकी मुग्ध भावना को सेठ जी से व्यक्त करती है। सेठ जी कहते हैं कि रोहिणी आगे से उसकी बेटी जैसे ही रहेगी, ये उनका वादा है। बच्ची खुश हो जाती है। बाद में सेठ जी रोहिणी को बाजार की खूब सैर करवाते हैं। बच्ची के लिए कुछ उसकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सारे खिलौने दिलाते हैं। सेठ रोहिणी को वापस घर पहुंचाने के लिए जाते हैं तो वह रुक्मिणी से मिलते हैं। रुक्मिणी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने गरीबीपन को सेठ जी के सामने छुपाना चाहती थे। संदर्भ को समझते हुए सेठ जी रुक्मिणी से कहते हैं कि रोहिणी का पालन पोषण की जिम्मेदारी सेठ जी लेने वाले हैं। सेठ जी के बातों से रुक्मिणी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बरसने लगते हैं। सेठ जी वहां से विदा लेते हैं। सेठ जी के आशीर्वाद से अब रोहिणी पढ़ने लिखने में अव्वल है, देखने में भी सुंदर सुशील युवती है। सेठ जी के बड़े बेटा नरोत्तम दास अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके भारत वापस आते हैं। उनका स्वागत करने के लिए मुंबई में एक बड़ा जलसा का आयोजन किया जाता है। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश में बड़े बड़े आदमी मौजूद थे। साथ में सरस्वती पाठशाला को भी आमंत्रित मिला था। रोहिणी को लेने के लिए सेठानी कौशल्या देवी खुद रेलवे स्टेशन आती है और रोहिणी को देखकर गर्व और प्रेम से फूल बरसाती है। स्वागत कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह समाप्त होता है। जब रोहिणी को भी कार्यक्रम से विदा लेने का समय आता है तो सेठानी उसे अपने घर 1 हफ्ता और ठहर कर जाने के लिए आमंत्रण देती है। सेठानी जी का निमंत्रण को रोहिणी स्वीकार कर लेती है। एक ही हफ्ते में रोहिणी का सरल स्वभाव और व्यक्तित्व सब पर प्रभाव पड़ जाता है। जैसे ही उसकी विदा का समय आता है तो सेठानी रोहिणी को विदा देकर वापस आने के लिए जिम्मेदारी नरोत्तम दास पर सौंप देती है। तब दोनों के मन का प्रेम विनिमय होता है। घर लौटने के बाद रोहिणी के लिए शादी के रिश्ते बहुत आते हैं, पर रोहिणी की माँ हर रिश्ते को सेठ जी से पूछकर ही निर्णय लेना चाहती है। पर सेठ जी अभी तक के किसी भी रिश्ते को स्वीकार नहीं दिए हुए होते हैं। एक दिन रोहिणी को एक बेनाम पत्र मिलता है जिसमें उसकी शादी का प्रस्ताव रहता है और उस प्रस्ताव पर अंत में सेठ जी की स्वीकृति भी लिखी रहती है। रोहिणी को अब अपने प्रेम को मन में ही रखना, दूसरी से शादी करने का समय आ जाता है। रोहिणी सेठ जी से नरोत्तम दास जी के प्रति रही अपने प्रेम विचार को व्यक्त कर नहीं सकती। उसी जैसे सेठ जी की स्वीकृति प्राप्त रिश्ते को टुकरा भी नहीं सकती है, कारण सेठ जी के प्रति रोहिणी बहुत कृतज्ञ है। बचपन से उसके घर की सारी जिम्मेदारियों को अपनाया हुआ अपने पिता तुल्य सेठ जी की बातों को वह हमेशा गौरव देती आई हुई है। शादी के लिए रोहिणी भी तैयार हो जाती है। अब बारात आता है तो सभी चकित हो जाते हैं क्योंकि बारात सेठ जी के घर से उठा हुआ था। नरोत्तम दास दूल्हा बनकर आए थे। सेठानी, सेठ और नरोत्तम दास के प्रति रोहिणी और रुक्मिणी सभी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। रोहिणी को यह आश्चर्य कर बदलाव खुशी देता है। शादी होने
के बाद सेठ जी रोहिणी से कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा थी ना कि मैं तुम्हारे पिता बनूं, लो आज से तुम मेरी बेटी बन गई। यहीं पर कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।